इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जो आपकी सफलता में काफ़ी हेल्पफुल हो सके। एक कोट है हमारी, तेज भागने से अच्छा है सही दिशा में चलना। अब कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने मिल रहा है आजकल। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। एक कैंडिडेट लगभग 2 से 3 चैनल को फॉलो कर रहा है यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे। पीडीएफ की भड़मार लगी हुई है, बहुत सारी पीडीएफ मार्केट में मिलती है, बहुत सारी किताबें मिलती है। पर लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जिससे भी आप कोर्स लेना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, इन सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में अगले 7 से 8 मिनट में हम बात करेंगे। किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से लीड करें ताकि आप सक्सेसफुल इस एग्ज़ाम के लिए कर सके। जैसे आपको सभी को पता है कि यूपीएसआई 2025 में जो हमारा एग्ज़ाम है वो कितने टोटल पोस्टों के लिए होगा हमारा, वो 4543 पोस्ट हमारे टोटल निकली है। इसमें मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी सम्मिलित है। तो हम क्या वह रणनीति अपनाएं ताकि हम अपना जो गोल है उसे अचीव कर सके। अब देखिए, सभी लोग बाग पढ़ रहे हैं, कोई 14 घंटे पढ़ने वाला भी इस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो केवल मात्र 7 घंटे पढ़ेंगे और उस एग्जाम को अच्छी तरीके से पार कर जाएंगे। तो देखो, 14 घंटे और वाला अनसक्सेसफुल और 7 घंटे वाला सक्सेसफुल, इसके पीछे रीजन यही है कि जो आदमी बिना रणनीति के पढ़ता है वो 18 घंटे पढ़े या 15 पढ़े या 10 घंटे, तो बिना रणनीति के अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप एग्जाम में शायद में भी चांस ही हो कि आप क्वालिफाई ना कर पाए। पर लेकिन अगर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ 7 से 8 घंटे भी पढ़ रहे तो शायद आप एग्जाम को क्रैक भी कर ले जाओगे और लास्ट में सिलेक्शन भी पा जाओगे। तो वही है कि आप तेज भाग रहे, जैसे सब लोग वही पीडीएफ, वही चैनल, वही सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो शायद वो काम काफ़ी कठिन हो जाएगा। दूसरे से आगे निकलना है तो उनसे कुछ अलग आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं क्या वह सही दिशा हो आपके लिए जिससे आप चल के इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के साथ साथ में सिलेक्शन भी इन द एंड पा सको। तो सबसे ज़रूरी है, देखो आप देखते हैं कि आजकल कितना इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। जैसे आपके विजुअल्स है जो आप देख सकते हो, ऐसे एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर ऐसे लाइन लगती है हमारी, ऐसे रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलते हैं बहुत सारी भीड़ जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाता है। तो जैसे यूपीएसआई की मैं बात करूँ तो लगभग 40 लाख से 50 लाख तक के फार्म भरने की इसमें हमारी चांसेज है कि 40 से 50 लाख फार्म इसमें एग्ज़ाम के लिए देखने को मिल सकता है। आपकी पोस्ट कितनी है? मात्र 4500। तो लगभग लगभग इसमें रेशो अगर देखें सक्सेस का, वो 0.001% हमारा चांस इसमें सिलेक्शन का बनता है। अगर हम ये मान के चले कि 40 लाख आदमी एग्जाम दे रहे और 40 लाख में हमारी 4543 पोस्ट है, तो आपका सक्सेस का जो रेशो है 0.001% है। तो अब इतना कम मार्जिन के लिए आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से सही रणनीति से नहीं पढ़ोगे तो शायद फेल होने के चांस आपके काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पढ़ने से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस समय, कितने सब्जेक्ट को कितना कितना में समय देना है, ये सब चीज़ें मैटर करती है। किन सोर्सों से आपको पढ़ना है। अगर आप एक सोर्स से को पढ़ेंगे बिल्कुल बिलीव करके तो शायद वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि आप 5-7 जगह से 5-10 बुक पढ़ के चीज़ों को कवर करोगे तो वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ना रहे, बेनिफिट ना करे, और शायद उल्टा हार्मफुल भी हो सकता है कि अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं है तो शायद वो फिर इतना अच्छा आप एग्जाम में अपना आपका प्रदर्शन नहीं रह सकता। अब जैसे यहाँ पे कितना सब्जेक्ट किस समय, हमें कितना समय किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो अभी से अगर आप प्रॉपर, आज हमारे जैसे डेट है 8 सितंबर, तो यहाँ से अगर आप ये थोड़ा प्लान लेके चले अपने माइंड में, भाई टोटल सिलेबस के जितने पॉइंट है उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, भाई किस सब्जेक्ट में टोटल कितने पॉइंट दिए है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान बनाए कि भाई इतने दिन के अंदर हम अपना कोर्स वन टाइम एक बार कंप्लीट कर ले जाएंगे। जैसे मैथ्स के हमारे 40 क्वेश्चन है, 40 उनके अंक है सभी के। एक क्वेश्चन के लिए हमारे 40 क्वेश्चन के लिए हमारे 40 इसमें दिए गए अंक, जो दिए गए सारे, सॉरी ये अंक नहीं, अंक तो ज़्यादा होगा क्योंकि 160 टोटल पर्सन आएगा, 160 का
1% का 2.5 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 400 टोटल हमारे अंक हो गए। और ये हमारी जो संख्या है ये पर्सनों की संख्या है, 40-40 हमारे पर्सन दिए जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो आपको गणित के एटलीस्ट अभी से ही 2 घंटे आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, उसको मैं 2 घंटा बोलूँगा कि 2 घंटा आप रीजनिंग को भी दे, और सामान्य ज्ञान को भी आप 40 क्वेश्चन का हमारा है तो कम से कम 4 घंटे आप उसे देना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें 3 घंटा आप स्टैटिक जी के और साथ में आप 1 घंटा करंट अफेयर अभी से स्टार्ट कर दे, ताकि बाद में एग्जाम के दौरान लास्ट में ज़्यादातर मोस्टली क्या करते हैं कैंडिडेट कि लास्ट के 1 महीने पहले ही करंट पढ़ना शुरू करते हैं, और वो बहुत नुकसानदेह होता है। बेटर ये है कि अगर 40 क्वेश्चन है तो आप देखने को मिलेंगे 8 से 10 क्वेश्चन, आप 7-8 क्वेश्चन ही 8 से 10 क्वेश्चन वेरी करिएगा हर एक शिफ्ट में कि किसमें कितना कितना क्वेश्चन करंट का अफेयर का पूछा जाएगा। अब रही बात हिंदी की, हिंदी के हमारे 40 क्वेश्चन है, उनमें हम जो सिलेबस है सबसे आसान, इसमें जो सिलेबस है छोटा है वो हिंदी का ही है। हिंदी को अभी से आप 1 घंटा अगर दोगे तो शायद इतने में काम बन जाएगा आपको। तो मैं कहता हूँ कि 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखें, यहीं पे आपका स्कोर ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। 3 सब्जेक्ट में आप मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, अगर आप यहाँ से मैथ्स में 35, रीजनिंग में 35 और हिंदी में 35, इतना स्कोर हम अचीवेबल कर सकते हैं इन 3 सब्जेक्ट में। अगर 35-35 के तीनों के सब्जेक्ट में अगर हम 105 नंबर ले जाते हैं तो फिर हमें यहाँ सामान्य ज्ञान में जरूरी नहीं होता कि आप 35 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि सामान्य जीएस काफ़ी थोड़ा हार्ड पूछा जाता है। फिर दूसरा, इसका इतना वाइड एरिया है कि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप उसमें उस दिन आपकी शिफ्ट में 25 क्वेश्चन करोगे कि 30 करोगे कि 20। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जीएस के लिए, अगर यहाँ पे आपका स्कोर थोड़ा कम भी रह जाए, सपोज करो आपका जीएस में 20 का पर्सन रह जाते हैं, अगर आपने 3 सब्जेक्ट में 105 अपने नंबर लगा लीजिए और 20 क्वेश्चन आपके जीएस में, तो 125 मैं मानता हूँ सबसे सेफ स्कोर रहेगा। 125 स्कोर अगर आप लगा लेते हैं, 125 क्वेश्चन कर लेते हैं राइट अपने, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाएगा। पर लेकिन अगर मैं यहाँ का बात करूँ अगर 2021 के पेपर की, तो 2021 पेपर थोड़ा ठीक था, मतलब ज़्यादा ना टफ था ना ज़्यादा, ये मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, थोड़ा सा ही टफ में ज़्यादा बोलना गलत होगा, बट लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट से पेपर कह सकते हैं। क्योंकि जो टफ पेपर था वो 2016 का था, उसकी मैथ्स काफ़ी डाउन गई थी, 252 पे ही फाइनल सिलेक्शन हमारा जनरल कैटेगरी पे वहाँ पे हो गया था, ओबीसी 232 पर क्लियर हो गई थी। तो 2016 का था वो एग्ज़ाम था, 17 में कंडक्ट करा गया था, तो वो थोड़ा टफ था बनस्पत 2021 के। तो ये मानता हूँ कि अगर 120 प्लस 125 आप कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका बिल्कुल सेफेस्ट हो सकता है। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप 3 सब्जेक्ट में अंगणित, रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें। फोकस सामान्य ज्ञान पे करना, पर इन तीनों पे आपको टारगेट रखना कि 35-35 का एवरेज अगर बन जाए तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, वहाँ पे पेपर में सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुँच जाओगे। अगर आप पहले 3 सब्जेक्ट में इनमें अगर 105 नंबर ले आते हैं। अब देखिए आपको प्रतिदिन कैसे अभ्यास करना, ये आपको सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं कहता हूँ कि अगर इस तरीके से आपने अपने दिन को प्लान करा, पर डे स्टडी को इस तरीके से आपने हर एक विषय सब्जेक्ट के और टॉपिक में फिर उसके बाद कैसे प्रैक्टिस करनी, यही सबसे ज़रूरी है। अगर आप इसको कर लेते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, अगर इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को ले जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आप और से जो उनसे यूट्यूब में डेली का या टेलीग्राम पे जो हमारे ज़्यादा रिलाई करते हैं, उनसे आप बहुत आगे रहोगे। क्योंकि देखिए जो सब यूट्यूब पे वही चीज़ पढ़ रहे, वही पीडीएफ, वही टेलीग्राम चैनल, तो आप उनसे ज़्यादा अलग नहीं कर पाओगे। तो अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अलग स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। थोड़ा यूट्यूब पर, मैं ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब ना देखो या टेलीग्राम चैनल पर ना अपना टाइम दो, पर लेकिन सबसे पहले आप अपने बुक्स और अपनी मैगजीन जो आपका बेसिक सोर्स है वहाँ पे आपको प्रथम प्रायोरिटी पे उनको रखना है। दूसरे पे कोई टॉपिक नहीं आ रहे तो सर्च करा गूगल पे उस टॉपिक को थोड़ा अच्छा और अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए आप सर्च कर सकते हो, पर लेकिन पहले आपको अपने बुक पे रिलाई होना पड़ेगा। अगर प्राइम सोर्स आपका बुक खुद की है तो वो ज़्यादा बेनिफिट की रहेगी आपके लिए। जैसे आप सपोज करो, मैं आपको, जैसे आपका गणित है, आप गणित निकाल ले, मैथमेटिक्स, उसमें परसेंटेज आपका जो है टॉपिक है दे रखा है सिलेबस में, तो प्रतिशत में आप क्या करो, जैसे सपोज करो अपने प्रतिशत का टॉपिक आपने लगाए,
पढ़ा, थोड़ा उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली, जहाँ भी आप कोर्स कर रहे हो बेसिक अपने अंडरस्टैंडिंग गेन करी, तो फिर आप क्या करो, परसेंटेज के 2011 का पेपर के क्वेश्चन, 2017 के क्वेश्चन और 21 के क्वेश्चन उसी दिन लगा दो, जिस दिन 1-2 दिन जो भी आपकी परसेंटेज चल रही है, तो 2 से 3 दिन जैसे परसेंटेज आपकी चल रही है, तो उन 2 से 3 दिनों में ये 11 का भी, 17 का भी और 21 के पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं उन सबको फिनिश कर लीजिए। और जो थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उनको साथ में नोट डाउन भी करते जा सकते हो आप। जो कोई क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, अगर नहीं बनना तो अपने कोई सीनियर या कोई जिसके अंडर आप कोचिंग ले रहे हैं, जिससे भी कोर्स पर ले रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो थोड़ा वहाँ पे जाके उन चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार आपको रीजनिंग में करना है, जैसे दिशा संबंधी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे किसी बुक से या कहीं कोचिंग क्लास में, तो वैसे आप 2011 का जो पेपर हो या 2017 का जो पेपर है वही सभी डायरेक्शन संबंधी सवाल आप अभ्यास के लिए, क्योंकि PYQ का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां से आपको एक तो पेपर के लेवल का, दूसरा थोड़ा एग्जाम को समझने की आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, किस तरीके से किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में UPSI के। इसी प्रकार जैसे सामान्य ज्ञान में आपने टॉपिक पढ़ रहे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन PY को आपको देखने मिले इन 3 पेपर में, वहां से उन क्वेश्चन को अभ्यास में या नोट डाउन करके अपना शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हो। इसी प्रकार जैसे हिंदी में वर्णमाला है, वर्णमाला को आप पढ़ो अच्छे, जिस भी बुक से पढ़ रहे या जहाँ से भी कोचिंग ले रहे, साथ के साथ वर्णमाला में जो भी 3 साल में जो भी पेपर है, 11 में हमारा एग्जाम जो हुआ था उसका प्री एग्जाम होता, 2 एग्जाम होते, एक मेन एग्जाम होता, 2 पेपर तो 2011 की भर्ती के, 2016 की भर्ती के जो 17 में एग्जाम होता है, 2021 की भर्ती के जो 2022 में एग्जाम होता है। तो ये आपको जो भी टॉपिक सिलेबस से रेडी कर रहे, उन टॉपिक से संबंधित जितने भी हमारे 3 एग्जाम हुए, 11 वाली भर्ती का, 17 का, 21 का, उनको भी साथ साथ लेके चलना है। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पेपर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्या होता है कि PYQ की जैसे ही आधार के क्वेश्चन, उससे थोड़ी डिजिट, थोड़ी लैंग्वेज, थोड़ा मोटा मॉडिफिकेशन करके ही कोई पेपर बनाता रहता है एग्जाम सेटर। तो सबसे जरूरी है कि आप प्रतिदिन किस प्रकार से अभ्यास कर रहे, ये नहीं कि थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप चलोगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, टाइम और डेट को रख कर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, टाइम बाउंड के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, सिलेबस कंप्लीट करते समय आपको PYQ भी लगाने हैं टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक में पिछले जितने भी जो भी टॉपिक आपके उसी के अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज सब निकालते हुए चले जाना। जैसे आपका जो भी टॉपिक चले जाए, आपका परसेंटेज चला, लाभ हानि चल रहा, मैथ्स में या रीजनिंग में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ PYQ से भी उनका अभ्यास बनाते चलना है। अगला हमारा सबसे ज़्यादा फॉर्मेट जो मैं आपको दूंगा लास्ट एडवाइज, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूंगा। देखिए ज़्यादातर लाइब्रेरी में क्या होता है कि बच्चे जाते हैं, मोबाइल में वाईफाई फ्री मिलता है, तो अगर वहाँ पे 6 घंटे रहते हैं तो 6 घंटे में से 50% जो टाइम है वो अपना मोबाइल के यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्क्रॉल करने में देते हैं। मोबाइल सबसे बड़ा हर्डल भी है और सबसे बड़ा सहयोगी भी हो सकता है। मोबाइल आपका मित्र भी हो सकता है और मोबाइल आपका दुश्मन भी हो सकता है। अब वो उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप किस प्रकार से मोबाइल का यूज करते हो। आप अपनी स्टडी के लिए करते हो तो बहुत अच्छा, अगर आप स्टडी के साथ साथ में रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब देखना या फिर इधर उधर सोशल साइट पर जाना, तो आपके लिए आपका दुश्मन भी हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा नोमोफोबिया से बचे। नोमोफोबिया का मतलब मोबाइल के बिना रहने का डर। तो आजकल जो सबसे बड़ी एडिक्शन है, मोबाइल ही सबसे बड़ा एडिक्शन है, जो आपकी सफलता में बैरियर बन सकता है और आपकी सफलता में 4 चांद भी लगा सकता है। तो मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल से बाहर की दुनिया भी होती है, जैसे बुक है हमारी, आपकी मैगजीन है मंथली जो करंट अफेयर की आती है, न्यूज़पेपर डेली का पढ़ना और थोड़ा सा समाचार देखने या सुनने की भी थोड़ी हमें हैबिट डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं जो मैगजीन से ना पूछ के डायरेक्टली जो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं, वहीं से क्वेश्चन पुट कर देता है हमसे। तो बस मेरी इस वीडियो में आपको ये एडवाइस है कि आप सबसे पहले अपना टाइम बाउंड के अंदर अपना सिलेबस फिनिश करें। अब आपको कितना समय, कितने टाइम किसी सब्जेक्ट को देना है वो हम आपको टेबल में बता दिया। इस वीडियो की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इस प्लान को। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप मिलते हैं फिर।